morning, students. Today we are going to start a new topic of this chapter. Why does MC curve is slope like a tick? क्यों MC curve का slope tick की तरह होता है और क्यों why does AC curve is like U और AC curve का जो slope है वो क्यों U shape का होता है. ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगी कि क्यों ये शेप्स होती हैं वो क्यों U की होती है, U शेप की है या फिर टिक्स की जो साइन की तरह है. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है. इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो एमसी फर्स्ट तो क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, फिर एमसी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी. क्यों? इन विच एमसी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न. इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स जब हम प्रोडक्शन को पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है. ठीक है, हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल भी अच्छे तरीके से अवेलेबल है और हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स की मशीनरी भी है. ठीक है, जब हम उसको यूज़ में लेते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो जब कॉस्ट डिक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कॉस्ट रिड्यूस होगी तो जो फर्म है उसके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज. इट मीन्स जब वो किसी एम्प्लॉय को वर्क पर लगाती है तो उसकी जो सैलरी है उसको लगता है कि इसको जो, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ज़्यादा यूनिट्स का कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई एक एम्प्लॉय वर्क करने लगता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब जैसे जैसे वो वर्क करने लगता है तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है. लेकिन स्टार्टिंग में जब उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. इट मीन्स जब उसको सैलरी कितनी मिल रही है, 500, तो वो कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग में. ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो रही है हमारी, रिड्यूस हो रही है. जैसे ही वो आगे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो वो यही 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन सैलरी उसको फिर भी वही 500 रुपीज़ मिल रही है. ठीक है, तो हमें क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है ना फर्म को, तो हमारी कॉस्ट क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. ठीक है, इन विच एमसी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न. एमसी रिड्यूस क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न. इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स कि उसको फर्म को क्या होने लगते हैं, प्रॉफिट होने लगते हैं, कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. ठीक है, अब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो फर्म के क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. वो क्या चाहेगी कि मैं प्रोडक्शन और ज़्यादा करूँ. ठीक है, एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. फिर एमसी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट होती है. क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही एम्प्लॉय हमारा पुराना हो जाता है और जो हमारी मशीनरी होती है वो क्या हो जाती है, हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो हमारी कॉस्ट क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारी एमसी भी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होगी. ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये तो हो गई इकोनॉमिक की लैंग्वेज की. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमारा एमसी कर्व का जो स्लोप है वो यू होता है और एसी कर्व का भी स्लोप क्या होता है, यू शेप का होता है. लेकिन अब हम अपने रीजन देखते हैं कि रीजन फॉर डिक्रीजिंग एमसी, कि रीजन क्या है डिक्रीजिंग एमसी के. क्यों एमसी क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीज होता है और देन इंक्रीज होता है. क्यों भाई, फर्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे ही हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया स्टार्टिंग में तो हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, हम इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इजीली प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास हमारे जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है. जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो फर्म की जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अप्लाइंग न्यू मशीनरी. जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू मशीनरी है ना, नई नई मशीनरी होती है. नई मशीनरी की जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो वर्क करने के लिए जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है तो वो अच्छे से वर्क करती है. ठीक है, तो जब न्यू मशीनरी से ज़्यादा वर्क होगा, अच्छे से वर्क हो रहा है तो कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो प्रोडक्टिव जो यूनिट्स आ रही है वो ज़्यादा आ रही है ना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी सब अच्छे अच्छे हैं, सारे तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं. हम क्या कर देते हैं, जो एम्प्लॉय जिस भी टेक्निक में परफेक्ट है उसको वो वर्क दे देते हैं तो वो इजीली परफॉर्म कर लेता है. जब वो इजीली उस वर्क को उस टाइम पर, पीरियड पर हमको करके दे देता है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. इसलिए जो स्टार्टिंग में रीजन फॉर डिक्रीजिंग एमसी के यही रीजन है कि स्टार्टिंग में क्यों एमसी रिड्यूस होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, अप्लाइंग न्यू मशीनरी को अप्लाई करते हैं और स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. क्लियर. नाउ वी सी द रीजन फॉर इंक्रीजिंग एमसी, कि क्यों एमसी फिर बाद में इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा रीजन,
स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छे से रिसोर्सेज अवेलेबल थे, फिक्स्ड फैक्टर भी और वेरिएबल फैक्टर भी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि हम रिसोर्सेज को इतनी कंटिन्यूसली क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज क्या पड़ रहे हैं हमारे पास, कम। अब रिसोर्सेज कम है तो हमको एम्प्लॉय को तो वही सैलरी देनी पड़ रही है ना जो उसकी हमने फिक्स की हुई है, तो कॉस्ट तो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन वही 1000 यूनिट का हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, अब एम्प्लॉय आ रहे हैं, वर्क कर नहीं रहे, करें या ना करें, उनकी तो सैलरी फिक्स है ना, तो हमें तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसलिए फिर कॉस्ट तो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्रोडक्शन को हम उस कैपेसिटी में इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, मशीनरीज वगैरह सब क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। जब पुराने हो जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी जो प्रोड्यूस करने की है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। ठीक है, जब कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, पहले वो 1000 यूनिट बनाते थे, अब कितने बना पा रहे हैं, 500, तो कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है ना। ठीक है, अब एम्प्लॉयज को तो देना पड़ रहा है चाहे वो मशीनरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इसलिए एमसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन क्या होता है, फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। हमने देखा था ना कि फिक्स फैक्टर तो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, वेरिएबल में तो हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें हम कहाँ से लाएं। तो जो फिक्सिटी और फिक्स फैक्टर है वो क्या रहते हैं, हमारे जो फिक्स फैक्टर है वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, उनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर एमसी इंक्रीजेस, तो जो हमारी एमसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि फिक्स फैक्टर क्या रहेंगे, फिक्स, उनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज आपका वीडियो बहुत ही छोटा सा होगा। अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप, एसी एंड एमसी के बीच में रिलेशनशिप। आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। अब देखो ये क्या है, आउटपुट स्केड्यूल से देख लेते हैं, देन डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, स्केड्यूल क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, टीसी क्या है, 12 18 22 27 36 और 47। ठीक है, अब एसी निकालने आपको आता है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू क्या है हमारा आउटपुट। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 27 डिवाइडेड बाय 3 9, 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 47 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, 9.40। और एमसी कैसे आता है, डेल टीसी अपॉन डेल क्यू। टीसी में जितना डिफरेंस आया उसको किससे डिवाइड कर दे, डेल क्यू से। फर्स्ट तो डैश आ जाएगा क्योंकि ये क्या है 0। 12 से 18 के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 18 से 22 में कितने का डिफरेंस आया 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। देन कितने का डिफरेंस आया 5 का, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर कितने का डिफरेंस आया 9 का, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। देन कितने का डिफरेंस आया 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, एसी और एमसी हमने फाइंड कर लिया। जब इस स्केड्यूल से हम डायग्राम को बनाते हैं तो ये क्या है, ओएक्स एक्सिस। ऑन ओएक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, एंड ओवाई एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एसी एंड एमसी। ठीक है, अब हमारा मैक्सिमम कितना है, ये 18, तो हमने 3 का डिफरेंस लेके यहाँ पर 18 बना लिया। ठीक है, अब एसी में जब आप इनको ज्वाइंट्स करते हो पॉइंट को, 18 देखो 18 से स्टार्ट हो रहा है ना एसी, फिर 11, फिर 9, फिर 9, फिर 9.40। और आपका एमसी क्या है, एमसी 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 4 5 9 10 एंड 11। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि ये तो जो थर्ड यूनिट तक तो आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट स्टेज है। इस फर्स्ट स्टेज में क्या है कि यहाँ तक तो आपकी क्या ज्यादा थी, एसी ज्यादा थी, और एमसी क्या थी, कम थी। देख लो यहाँ पर एसी क्या है, यहाँ तक थर्ड यूनिट तक एसी क्या है आपकी ऊपर है। जो कर्व ऊपर होता है ना वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इट मीन्स ये एसी है ना ऊपर वाला, और एमसी इसके नीचे था, और एमसी क्या हो गया, कम है। इट मीन्स इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एमसी तो क्या था, कम था, किससे, एसी से। स्टार्टिंग में एसी ज्यादा थी। ठीक है, ये हो गया एसी और ये क्या हो गया, एमसी। इस पॉइंट पर आकर आप देखेंगे कि फोर्थ स्टेज पर 4 पर आप देखेंगे कि एसी, ये देखो मेरा यहाँ पर 3 पर आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर 4 पर आना चाहिए। ठीक है, तो आप जब बनाओगे तो ये चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ लिख रहे हैं वो होगा। मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, लेकिन आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ यूनिट पर क्या है, ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या है, फोर्थ यूनिट पर एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, वहां पर एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कौन सा कर्व ऊपर आ गया, एमसी। तो एमसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कहां पर, फिफ्थ यूनिट पर। फिफ्थ यूनिट पर क्या है, एमसी ग्रेटर देन एसी। एमसी क्या हो गया, एमसी कर्व ऊपर आ गया ना, तो एमसी ज्यादा हो गया और एसी इसके नीचे हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एसी इंक्रीज होती है। ठीक है, और एमसी उसके नीचे होती है। ठीक है, क्योंकि एमसी क्या है, छोटा है एसी से। फिर एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देन
एम सी इंक्रीज हो जाता है, एम सी आगे चला जाता है और ए सी क्या हो जाता है, एम सी से छोटा हो जाता है। आगे समझ में रिलेशनशिप 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज में ए सी ग्रेटर देन एम सी है, सेकेंड स्टेज में क्या है, ए सी इक्वल एम सी है, एंड थर्ड स्टेज में क्या है, एम सी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेंड करूंगी, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। टी सी, ए सी, एम सी, आपसे कुछ भी फाइंड करा सकता है, टी एफ सी, ए एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट topic in our next class. Thank you. Have a nice day.